आइए आज बात करते हैं चीन के प्रख्यात चिंतक, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और अपने विचारों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाने वाले माओ जेदांग की, जिन्हें हम सामान्यतः माओ से तुंग के नाम से भी जानते हैं। 1893 में चीन में माओ जेदांग का जन्म होता है, एक सामान्य किसान परिवार में। और किसान परिवार की जो उस समय की समस्याएं थीं, उन सारी समस्याओं को उनके द्वारा जो चुनौतियां झेली जाती थीं, उन सारी चुनौतियों को माओ जेदांग ने बहुत करीब से देखा था। वहाँ का जो समाज था वो सामंती समाज था, और सामंती समाज की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसमें किसानों के साथ बेहतर व्यवहार नहीं होता, उन्हें उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलता, और उनके लिए बाजार के लगभग सारे रास्ते सामंतों के द्वार से ही होकर जाते हैं। अतः उनके लिए उत्पादन की प्रणाली कोई लाभ का सौदा नहीं होती, वह केवल जीविकोपार्जन का एक उपाय मात्र होती है। माओ जेदांग के ऊपर सबसे बड़ा असर पड़ा, प्रभाव पड़ा, जिसने उनके विचारों को आकार प्रकार दिया, वह था 1917 की रूसी क्रांति। रूसी क्रांति से माओ जेदांग बहुत प्रभावित थे, और उन्होंने एक बात अपने मन में बैठा ली कि संगठित प्रयास से किसी भी खराब स्थिति को बदला जा सकता है। आगे चलकर माओ जेदांग ने मार्क्स के विचारों का अध्ययन किया, और मार्क्स की इस बात से वह पूर्ण रूप से सहमत दिखाई देते हैं कि एक वर्ग विहीन और समाज विहीन, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करनी होगी। जैसा कि मार्क्स कहता है, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज, इससे सहमत होने के बाद भी आगे चलकर उनके विचारों में परिवर्तन होता है, और उन्होंने मार्क्स की सिर्फ एक बात को ग्रहण किया और वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज के स्वप्न को छोड़ दिया, और ग्रहण यह किया कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें कोई किसी का शोषण न करे, एक ऐसा समाज बनाया जाए जो सामंतों के विशेषाधिकारों पर आधारित न हो, और एक ऐसा समाज बनाया जाए जो उभरते हुए पूंजीवाद को नियंत्रित कर ले। माओ जेदांग मार्क्स के सिद्धांतों के आधारभूत दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में विश्वास नहीं रखता। वह यह नहीं मानता कि दुनिया में हर जगह द्वंद्व है, और वह द्वंद्व जब मनुष्य जगत में आता है तो वह दो वर्गों में बंट जाता है। वह मार्क्स के हैव्स और हैव नॉट्स के क्लासिफिकेशन को स्वीकार नहीं करता, और न तो यह मानता है कि द्वंद्वात्मकता के सिद्धांतों के अनुसार मजदूर वर्ग में स्वयमेव चेतना आएगी, और उस चेतना के वशीभूत होकर वह पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति कर देगा, और न तो वह मार्क्स की तरह यह मानता है कि एक बार क्रांति होगी और जो व्यवस्था आएगी वह अनवरत बनी रहेगी। वस्तुतः माओ जेदांग यह मानता है कि क्रांति एक सतत प्रक्रिया है, और यह हमेशा चलती रहेगी। आगे चलकर जब 1917 की रूसी क्रांति में मार्क्स के विचारों के आधार पर लेनिन ने तत्कालीन जार का तख्ता पलट दिया और एक राजनीतिक दल प्रणाली वाली राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की, तो माओ से तुंग चीन की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे किसी भी सिद्धांत पर विश्वास व्यक्त करने से मना कर देता है, या उसे स्वीकार नहीं करता, जिसमें एक राजनीतिक दल के नेतृत्व में जनता को एकत्र किया जाए
संगठित किया जाए और लड़ाई लड़ी जाए। माओ जेदांग के लिए जनता का अर्थ केवल किसान है और शोषक का अर्थ केवल सामंती वर्ग या नया उभरता हुआ पूंजीवादी वर्ग है। माओ जेदांग ने क्रांति के लिए किसानों की सक्रियता को आवश्यक माना और इसके लिए उसने गुरिल्ला वार या गुरिल्ला युद्ध को प्राथमिकता दी है। वस्तुतः चीन की परिस्थितियों को देखते हुए माओ जेदांग ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में बदलाव किया और लेनिन के सिद्धांतों को भी चीन की परिस्थितियों के अनुकूल ढालने का काम किया। माओ जेदांग जब क्रांति की बात करता है तो क्रांति को उसने दो रूपों में विभाजित किया और कहा कि ये दोनों रूप किसी भी देश के लिए जिसकी परिस्थितियां चीन से मिलती हैं उपयुक्त होंगे। एक उसने लोकतांत्रिक क्रांति की बात की और दूसरा राष्ट्रीय क्रांति की बात की। लोकतांत्रिक क्रांति की चर्चा करते हुए माओ जेदांग कहता है कि अपने देश के भीतर जो उभरता हुआ सामंत वर्ग है या जो सामंतशाही है, जिसने किसानों को पराधीन बनाकर रखा है, उनके अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं, उनका शोषण करते हैं और उनकी स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करते और उनकी गरिमा को धूल धूसरित करते हैं, ऐसे सामंतों के विरुद्ध क्रांति का आह्वान करता है और उसे लोकतांत्रिक क्रांति कहता है, क्योंकि यह जनता के द्वारा की जाने वाली क्रांति है और इसमें जनता अपने ही देश के उन लोगों के विरुद्ध आवाज उठाती है जो लंबे समय से उसका शोषण करते हैं। दूसरी क्रांति की बात करते हुए माओ जेदांग कहते हैं वह राष्ट्रीय क्रांति है। इसमें देश के बाहर के उन शत्रुओं के विरुद्ध क्रांति की जाएगी जो देश में किसानों के हित में माहौल बनाने से रोक रहे हैं या देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं या देश की स्वतंत्रता के लिए वे स्वयं एक संकट है। उसने इस कड़ी में जापान का उल्लेख किया और कहा कि जापान हमेशा चीन को कुदृष्टि से देखता है, अतः ऐसे शत्रुओं का दमन आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वह एक ऐसे समाज की स्थापना के विरोध कर रहा है जो स्वतंत्रता और अधिकारों के आधार पर अपनी सामाजिक संरचना को नए सिरे से बनाना चाहती है, नए सिरे से परिभाषित करना चाहती है। माओ जेदांग जब क्रांति की बात करते हैं तो उसमें गांवों को वो प्राथमिकता देते हैं और कहते हैं कि चूंकि क्रांति करने वाले किसान होंगे और किसान गांवों में रहते हैं, अतः क्रांति गांवों से प्रारंभ होगी। उन्होंने एक वृत्त की कल्पना की और उस वृत्त के केंद्र में शहरों को रखा और उस वृत्त के चारों ओर गांवों को वो मानते हैं। चूंकि शहरों के संपूर्ण पोषण का आधार गांव होते हैं और शहरों के बाजार भी गांव तक फैले रहते हैं, एक तरह से कह लिया जाए तो शहरों को पोषण गांवों से मिलता है और यदि गांव शहरों को पोषित करने से मना कर दें तो निश्चित रूप से इस दमनकारी शहरी संस्कृति या सामंती संस्कृति को कुचला जा सकता है। माओ जेदांग क्रांति के लिए किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। चूंकि चीन का जो समाज था वो सामंती समाज था, सामंत जो थे वे अल्पमत में थे और एक बहुत बड़ी संख्या किसानों की थी, इसलिए माओ जेदांग किसानों की राजनीतिक चेतना पर विश्वास करता है और उन्हें एकता के सूत्र में बांधते हुए क्रांति की विचारधारा को आगे बढ़ाता है। माओ की क्रांति संबंधी अवधारणा मुख्य रूप से सांस्कृतिक है। माओ का मानना है कि जो मूल्य, परंपराएं, आस्थाएं, निष्ठाएं या विश्वास या रीति रिवाज समाज में पाए जाते हैं
जब तक उसमें आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई भी राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक विचार सफल नहीं हो सकता। माओ का मानना है कि सभी राजनीतिक संस्थाएं, सभी अर्थव्यवस्थाएं और सभी प्रकार की ऐसी संरचनाएं जो समाज को का नेतृत्व करती हैं, वे सब पोषण समाज से ही प्राप्त करती हैं। इसलिए चीनी समाज में ऐसी परंपराओं, मूल्यों, आस्थाओं, विचारों, रीति रिवाजों को मार्क्स ने, माओ जेदांग ने बदलने का काम किया जो क्रांति के मार्ग में बाधा बन रही थी। ऐसी किसी भी परंपरा को जो सामंतशाही की ओर ले जाती है, कोई भी ऐसा मूल्य जो सामंतशाही का समर्थन करता है, या कोई भी ऐसा विश्वास या आस्था जो सामंतों से जुड़ी हुई है और उनके हितों का पोषण करती है, माओ जेदांग ने उसे मानने से इनकार कर दिया और उसने तत्कालीन समाज की ज़रूरतों को देखते हुए एक नए मूल्यों, परंपराओं, आस्थाओं, विचारों की सृष्टि की जो केवल और केवल किसानों के हितों का पोषण करती हैं और उनके हितों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। माओ जेदांग का मानना था कि यह संस्कृति ही वह आधारभूत नींव है जिस पर आगे की राजनीतिक संरचनाएं खड़ी की जाएंगी, और यदि आप राजनीतिक संरचनाओं को बदल देते हैं, अर्थव्यवस्था को बदल देते हैं और समाज का मूल चरित्र वही पुराना रहता है, तो फिर यह परिवर्तन बहुत देर और बहुत दूर तक साथ नहीं देगा। माओ का मत है कि जो भी पश्चिमी मूल्य हैं उनका चीनीकरण किया जाना चाहिए और चीन की परिस्थितियों को देखते हुए उसमें बदलाव किया जाना चाहिए। माओ मानता है कि इस बदलाव को किसानों तक पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो चीन की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उन मूल्यों, विश्वासों और आस्थाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक लेकर चली जाए। इसके लिए उसने एक गैंग्स ऑफ फोर, जैसा कि उसे चांडाल चौकड़ी के नाम से जाना जाता है, की अवधारणा प्रस्तुत की और उसमें उसने प्रायोजित तरीके से ऐसे लोगों को भर्ती किया जो चीन की सांस्कृतिक मान्यताओं के पक्षधर थे और ऐसे किसी भी मूल्य या मान्यता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे या उसका प्रसार रोकने के लिए प्रतिबद्ध थे जो सामंतशाही की ओर ले जाती है या चीन के माओ से के विचारों से दूर करती है। इस चांडाल चौकड़ी का एक काम था कि वह लोगों से जाती थी, उनसे बात करती थी और प्रयास करती थी कि वे माओ के विचारों के अनुसार अपने मूल्यों, मान्यताओं, संस्कृतियों, परंपराओं, रीति रिवाजों को बदल लें और जो नहीं बदलता था उसे दंडित किया जाता था। ये जो सांस्कृतिक परिवर्तन माओ ने किया, इसी सांस्कृतिक परिवर्तन ने ही चीन की पूरी राजनीतिक व्यवस्था और अर्थतंत्र को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस तरह मार्क्स बेस और सुपरस्ट्रक्चर की थ्योरी देता है, यह कुछ कुछ उससे मिलता है कि यदि बेस में परिवर्तन होगा तो राजनीतिक व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, केवल राजनीतिक व्यवस्थाओं को बदलने से बात नहीं बनेगी। तो मार्क्स की पूरी जो सांस्कृतिक क्रांति की अवधारणा है वह इस बात पर टिकी है कि समाज के मूल्यों और मान्यताओं को, उसकी परंपराओं को, रीति रिवाजों को, उसकी आस्थाओं को चीन के हित में परिवर्तित कर दिया जाए और एक ऐसे समाज की स्थापना की दिशा में उसे धकेला जाए जहां किसानों के हितों को वरीयता मिले, प्राथमिकता मिले और एक ऐसे समाज की स्थापना हो जहां कोई किसी का शोषण न करे। इस सांस्कृतिक क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माओ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। मैंने जिस चांडाल चौकड़ी की बात की उसे माओ रेड गार्ड भी कहता था, और ये जो रेड गार्ड हैं या गैंग्स ऑफ फोर या चांडाल चौकड़ी, ये कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों का या यूं कह लें माओ जेदांग के विचारों का प्रचार प्रसार करते थे, उसके विचारों के अनुकूल योजनाएं बनाते थे, नीतियों का निर्धारण करते थे, कानून निर्माण करते थे
और समाज में एक ऐसे मूल्य को अधिरोपित करना चाहते थे जो माओ के विचारों से मिलता है, या माओ के विचारों पर आधारित समाज की रचना करना चाहते थे। माओ जेदांग इसके लिए शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलावों की बात करता है और कहता है कि शिक्षा प्रणाली एकमात्र ऐसा सूत्र है जिसके द्वारा लोगों के सोचने समझने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है, उनके मूल्यों से जुड़े मानसिक बदलाव उनके अंदर आरोपित किए जा सकते हैं और उन्हें एक विशेष दिशा में, और दिशा क्या होगी, माओ के विचारों के प्रति प्रतिबद्धता, इस दिशा में उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। अब इस सांस्कृतिक क्रांति के द्वारा माओ चीन को दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरते हुए देखना चाहता है और इसी क्रम में उसका जो अगला विचार आपके सामने आता है वह है ग्रेट लीप फॉरवर्ड या लंबी छलांग। माओ का ये मानना है कि पश्चिमी देशों ने जिन उपलब्धियों को, जिन संस्थाओं को और जिन मूल्यों को या जिन उपलब्धियों को उन्होंने पिछले 1000 वर्ष में प्राप्त किया, यदि हम सभी चीनी बहुत अधिक मेहनत करें, क्योंकि हमारी जनसंख्या उससे बहुत ज़्यादा है, और प्रतिबद्धता के साथ योजनाबद्ध ढंग से हम काम करें तो उन उपलब्धियों को बहुत कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उसने अपनी समस्त योजनाओं को, कार्यक्रमों को, नीतियों को एक विशेष दिशा में मोड़ा जिसके द्वारा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना की गई, लोगों को रोजगार दिए गए, लोगों की शिक्षा का प्रबंध किया गया, लोगों को बेहतर जीवन स्तर देने का प्रयास किया गया। आर्थिक उन्नति के जितने भी मार्ग हो सकते हैं उन सभी मार्गों पर चीन की अर्थव्यवस्था को दौड़ाने का काम किया गया। आयात निर्यात बढ़ाया गया, टेक्नोलॉजी का प्रयोग तीव्र गति से किया गया। एक तरह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं उन सबको एक रैपिड एक्शन में लाकर रख दिया गया। माओ का मानना था कि जितनी उपलब्धियां लोगों ने 1000 वर्षों में प्राप्त की, यदि हमें 3 वर्षों में उसे प्राप्त करना है तो यह सब काम बहुत तेजी से और सभी लोगों को एक प्रतिबद्ध वैचारिकी के साथ करना होगा। और जिस मैं प्रतिबद्ध वैचारिकी की बात मैं कर रहा हूं उसका संबंध केवल और केवल कम्युनिस्ट पार्टी के मूल्यों के प्रति आस्था से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि यदि आप कम्युनिस्ट पार्टी के मूल्यों के प्रति आस्थावान नहीं हैं तो आप उस सांस्कृतिक क्रांति का विरोध करते हैं, आप किसानों का साथ नहीं देते, आप सामंतों के साथ हैं और कुल मिलाकर माओ के विचारों के अनुसार आप चीनी नागरिक नहीं हैं। यह एक ऐसा विचार था जिसके बारे में लोगों ने बहुत बाद में समझा और माओ के विचारों के मूल्यांकन में आज जिन मुद्दों को उभारा जाता है उसमें यह प्रमुख है। माओ एक ऐसे चीन की संकल्पना करता है जो सशक्त हो, जो दुनिया का नेतृत्व कर सके, जो अपने पड़ोसियों के साथ वीर भाव से रह सके और विश्व को एक सशक्त कम्युनिस्ट विचारधारा में ओत-प्रोत कर सके। ग्रेट लीप फॉरवर्ड या लंबी छलांग के संदर्भ में माओ का यह भी मानना है कि यदि चीन के लोग अपने समग्र प्राकृतिक संसाधनों का पूंजी और टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर प्रयोग प्रारंभ करते हैं और आयात निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ते हैं तो बहुत जल्दी ही चीन को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में परिवर्तित कर लिया जाएगा। यद्यपि यह काम माओ के समय तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में आने वाले उत्तराधिकारियों ने इन विचारों को आत्मसात किया और आज परिणाम सबके सामने है कि चीन एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है।
अब बात करते हैं माओ के एक अन्य विचार, शत पुष्प खिलने दो या 100 फ्लावर्स ब्लूम थ्योरी। जैसा कि इसके शीर्षक से ही स्पष्ट है कि शत पुष्प खिलने दो, यहां हर एक फूल विचार का प्रतिनिधित्व करता है, मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब कि हर प्रकार के विचारों को, मूल्यों को समाज में पनपने दो, लेकिन आपको रंच मात्र भी इस भ्रम में नहीं रहना होगा कि माओ लोकतंत्र का समर्थक है। यह बात सुनने में और शतपुष्प खिलने दो की शब्दावली में थोड़ा सा संशय जरूर है। जैसे वो कहता है शतपुष्प खिलने दो, इसका मतलब सभी प्रकार के विचारों को पनपने दो, और मैं अभी कह रहा हूं कि वह लोकतांत्रिक भी नहीं है। वस्तुतः इसके पीछे माओ की एक लंबी रणनीति थी, कूटनीति थी। माओ के लोग, जिनको वो रेडगार्ड या गैंग्स ऑफ फोर या चांडाल चौकड़ी कहता था, ये एक गुप्तचर पुलिस टाइप की व्यवस्था थी जिसमें लोग छिप करके लोगों के विचारों का पता लगाते थे, और जब भी कोई व्यक्ति अपने विचारों में या मूल्यों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के विपरीत मूल्य या विचार या सिद्धांत दिखाता था या उसके प्रति आस्था व्यक्त करता था, तो उसे मार दिया जाता था। वास्तव में यह लोगों के मन के भीतर पल रहे वास्तविक मूल्यों को बाहर निकालने का एक कूटनीतिक प्रयास मात्र था। तो कहने के लिए तो ये माना गया कि सभी प्रकार के विचारों को पल्लवित पुष्पित होने दो, लेकिन व्यवहार में उन सारे विचारों को जैसे ही तुम देखो कि वह पल्लवित पुष्पित हो रहे हैं, उसका वहीं दमन कर दो। यही सिद्धांत है शत पुष्प खिलने दो या 100 फ्लावर्स ब्लूम थ्योरी। माओ के जो युद्ध पर विचार हैं वह भी महत्वपूर्ण है। माओ ये मानता था कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का होना इतिहास के लिए एक अच्छी घटना थी, क्योंकि इन दोनों युद्धों ने सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। माओ खुद अपने देश में सामंती व्यवस्था को समाप्त करके किसानों के हित में एक ऐसी राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था जिसमें कोई किसी का शोषण न करे। वह युद्धों को मानवता के लिए अच्छा नहीं मानता था, लेकिन जब बात सामंतशाही को खत्म करने की आई तो उसने बहुत स्पष्ट रूपों में ऐसे युद्धों का समर्थन किया, ऐसे तनावों या द्वंद्वों का समर्थन किया, ऐसे संघर्षों का समर्थन किया जो किसानों के हित में हैं और सामंतशाही को समाप्त करते हैं। माओ के लिए सबसे बड़ी जो चिंता थी वो यह थी कि सत्ता को हमेशा अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा जाए, और सत्ता शक्ति से ही निकलती है। इसीलिए माओ ने कहा था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। बंदूक की नली से सत्ता के निकलने का तात्पर्य यह है कि जब तक आपका सत्ता के सैन्य स्वरूप पर पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं होगा या आपकी सत्ता का स्वरूप सैन्य प्रकृति का नहीं होगा, तब तक आप उन परिवर्तनों को करने में अक्षम होंगे जिसके द्वारा चीन को एक महाशक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। इसीलिए माओ की संपूर्ण विचारधारा के केंद्र में उसकी पावर थ्योरी है, और इसी पावर थ्योरी के कारण चीन 1964 में एटम बम, 1967 में हाइड्रोजन बम और आगे चलकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र, और 1970 में सैटेलाइट का परीक्षण करता है, और इन सबके द्वारा पूरी दुनिया को एक संदेश देता है कि चीन अब जो किसान आधारित समाज था उसको एक आधुनिक समाज में परिवर्तित करने में सफल रहा है, सक्षम रहा है, और वह चीन जो कभी एक कृषि आधारित देश था, आज वह आधुनिक तकनीक पर आधारित एक बड़ी महाशक्ति बनने के रास्ते पर अग्रसर हो चुका है। वास्तव में माओ जेदांग ने अपने 3 विश्व के सिद्धांत
प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व और तृतीय विश्व का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया वह भी उसकी पावर थ्योरी पर ही आधारित है। प्रथम विश्व में उसने अमेरिका और उसके पूंजीवादी अलायंस को माना। द्वितीय विश्व में उसने सोवियत संघ और उसके समाजवादी मित्र देशों को माना जिन्हें सोवियत संघ का संरक्षण प्राप्त था। और तृतीय विश्व में उसने चीन जैसे देशों की संकल्पना की जो अभी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू किए हैं। लेकिन इन तीन विश्व के सिद्धांतों के माध्यम से वास्तव में माओ पूरी दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का न केवल लेखा जोखा प्रस्तुत करता है बल्कि भविष्य में चीन की महत्वाकांक्षाओं को भी उजागर करता है। आगे आने वाली घटनाएं जैसे सीरिया का युद्ध था, वियतनाम का युद्ध था और कंबोडिया का युद्ध था, इसमें माओ जेदांग ने जो अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हितों से मिलता जुलता है। अर्थात वहाँ उसने कम्युनिस्ट पार्टी जो कंबोडिया में थी, वियतनाम में थी, इन पार्टियों के रुख का समर्थन किया और पूरी दुनिया को यह बताया कि ये पार्टियां न्याय के रास्ते पर हैं, स्थानीय लोगों के अधिकारों की बात कर रही हैं और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही हैं। वस्तुतः पूरी दुनिया में लेनिन के बाद यदि कम्युनिस्ट विचारधारा का कोई बड़ा नेता उभर कर सामने आया जिसने कि पूरी दुनिया के विकासशील देशों को कम्युनिस्ट विचारधारा से न केवल परिचित कराया बल्कि कम्युनिस्ट आंदोलन को एक नया कलेवर प्रदान किया और परिवर्तित परिस्थितियों में किसानों को केंद्र बिंदु में रखकर शक्ति और सत्ता की अवधारणा से परिचित कराया, तो वह केवल माओ जेदांग था। माओ जेदांग ने चीन को इसी शक्ति संरचना पर आधारित समाज और सत्ता बंदूक की नली से निकलती है ऐसे सिद्धांतों से परिचित कराकर स्वयं को एक महत्वाकांक्षी और महाशक्ति बनने के रास्ते पर अग्रसर देश के रूप में प्रतिष्ठित किया और यह माओ जेदांग का चीन के प्रति एक बड़ा योगदान माना जाता है।